मित्रों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने अमेरिकन संविधान में जो द्वितीय महत्वपूर्ण सदन है कांग्रेस का, सीनेट, उसकी संरचना और उसकी सदस्यों की योग्यताओं के संबंध में बात की थी। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज के इस व्याख्यान में हम सीनेट के संबंध में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं समझता हूं कि कोविड की इन विकट परिस्थितियों में जिन सोशल मीडिया माध्यमों का प्रयोग करते हुए हम अपने अध्ययन अध्यापन कार्य को गति दे रहे हैं, वह संतोषप्रद होगा, लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें वैसा लाभ तो नहीं हो सकता जैसा कि ऑफलाइन कक्षाओं में होता है, इंटरेक्शन जैसा ऑफलाइन कक्षाओं में होता है, लेकिन फिर भी आपके अध्ययन में ब्रेक नहीं आ जाए, इसलिए ये माध्यम आपके लिए काफ़ी हद तक लाभदायक है। तो आइए हम पिछले व्याख्यान से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सीनेट की गणपूर्ति, जिसे अंग्रेजी में कोरम कहते हैं। गणपूर्ति क्या होती है, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गणपूर्ति किसे कहते हैं। अभी इसकी एक सरल सी परिभाषा है, जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। मैं आपके सामने व्यक्त करता हूं कि किसी सदन की वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके बिना उस सदन की बैठक नहीं बुलाई जा सकती, उस सदन की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, उसे गणपूर्ति कहते हैं, उसे कोरम कहते हैं। और यह सदस्य संख्या हर देश में हर सदन की अलग अलग होती है। यदि हम बात करें भारत की, तो भारत में लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 रखी गई है। 1/10 मतलब जैसे लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, तो उसका 1/10 यानी लगभग 55 सदस्य उपस्थित होंगे तो फिर सदन की बैठक बुलाई जा सकती है। और उसी प्रकार राज्यसभा में जैसा कि राज्यसभा में 25 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, तो इसे गणपूर्ति कहते हैं। अमेरिकन संविधान में अगर सीनेट की गणपूर्ति की बात करें तो वहाँ कुल सदस्यों का बहुमत रखा गया है। जैसे कुल सदस्य संख्या 100 है, तो उसमें आधे से ज़्यादा सदस्य यदि उपस्थित होंगे तो सदन की बैठक बुलाई जा सकती है, यानी कुल सदस्यों का बहुमत। और यदि हम बात करें दूसरी तरफ इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में लॉर्ड सभा में जो सदस्य की गणपूर्ति है, आप ताज्जुब करोगे उसको सुनकर कि वहाँ लॉर्ड सभा की जो गणपूर्ति रखी गई है वह मात्र 3 सदस्य रखी गई है, जबकि सदस्य संख्या वहाँ 700 से ऊपर है। और उसमें 3 सदस्य यदि उपस्थित हो जाए तो बैठक बुलाई जा सकती है। तो इसकी कई बार आलोचना भी होती है, लेकिन यह अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की संख्याएं निर्धारित की गई है। ये मैंने कुछ उदाहरणों से आपको समझाने का प्रयास किया। सीनेट का अधिवेशन अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी को दोपहर में प्रतिनिधि सदन के साथ ही प्रारंभ होता है, यानी दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ प्रारंभ होता है। वो तारीख 3 जनवरी है, दोपहर में लगभग ये कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। दोनों सदनों का अधिवेशन तब तक चलता है जब तक कि वे अधिवेशन को स्थगित या समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित नहीं कर दे, यानी वे सदन स्वयं नहीं चाहे तब तक
बैठक निरंतर चलती रहती है, तब तक सत्र निरंतर चलता रहता है। जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। भारत की बात करते हैं, यहाँ भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं मोटे तौर पर। आजकल तो एक चतुर्थ सत्र की और अलग से बात की जाने लगी है, लेकिन वह जिसे बजट सत्र कहते हैं, लेकिन वह ग्रीष्मकालीन सत्र का ही भाग है। तो मोटे तौर पर 3 सत्र यहाँ संसद में होते हैं। पहला ग्रीष्मकालीन सत्र, दूसरा मानसून सत्र जो भी इन दिनों चल रहा है, और तीसरा शीतकालीन सत्र, यानी जो मौसम के अनुसार 3 प्रकार के मौसमों में 3 सत्रों के नाम रखे गए हैं। हालांकि यहाँ संविधान में सत्रों की संख्या के संबंध में कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई कि कितने सत्र होंगे एक साल में संसद के, लेकिन मोटे तौर पर ये कहा गया कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ संसद के वर्ष में 3 सत्र होते हैं और इनका टाइमिंग दोनों का समान है, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन अमेरिका में अलग है। यदि दोनों सदनों के स्थगन की तिथि के संबंध में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा तिथि निश्चित की जाती है। जैसे कई बार मतभेद भी हो सकता है कि प्रतिनिधि सदन तो कहे कि सत्र समाप्त कर देना चाहिए और सीनेट कहे कि नहीं अभी सत्र चलना चाहिए। तो दोनों में यदि मतभेद उभर कर सामने आए तो ऐसी स्थिति में ये राष्ट्रपति तय करेगा कि सत्र को कब समाप्त किया जाए। ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। सीनेट का सभापति, अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। वह सभापति के दायित्वों का पालन करता है। इसके अलावा सीनेट को अपना एक सामूहिक अध्यक्ष चुनने का भी अधिकार होता है, जो सभापति की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। यानी यदि सभापति उपस्थित नहीं हो तो कोई किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को वे सामूहिक अध्यक्ष बना लेते हैं, ताकि सदन की कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं आए और सभापति की अनुपस्थिति में वह सदन की कार्यवाही को निरंतर जारी रख सके। तो इसलिए एक सामूहिक अध्यक्ष वे चुन लेते हैं। सीनेट के उपसभापति एवं विपक्ष के नेता को लगभग $1,23,000 वार्षिक वेतन मिलता है। ये इनका वेतन होता है, लगभग $1,23,000 वार्षिक। सीनेट के कार्य एवं शक्तियाँ। अच्छा, ये जो वेतन मिलता है इसके अलावा इनको बहुत से भत्ते भी दिए जाते हैं। और यदि हम इसकी तुलना भारत से करें तो भारत में तो आप देखिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है और उसका वेतन संसद के द्वारा तय है। जैसा कि अभी पहले 1,25,000 रुपये प्रति माह वेतन था, जो अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है कि लेकिन इनको भत्ते भी दिए जाते हैं। तो भत्तों में इनको आवास, बिजली, पानी, रेल यात्रा, बस यात्रा, हवाई यात्रा, चिकित्सा सुविधाएं, ये टेलीफोन सुविधाएं, ये सब इनको प्राप्त होती हैं। इसके अलावा सदन की बैठक और ऑफिस से संबंधित कुछ भत्ते अलग से दिए जाते हैं। सीनेट के कार्य एवं शक्तियाँ। सीनेट को विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन माना जाता है और विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन होने के कारण इसकी अपनी कुछ विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि कुछ विशिष्ट अधिकारों से शक्तियों का सर्जन होता है और कुछ शक्तियों से वह विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली सदन के रूप में उभर कर सामने आता है। तो मोटे तौर पर इनको 3-4 भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला, विधायी शक्तियाँ। विधायी यानी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों के मामले में सीनेट एवं प्रतिनिधि सदन दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त है। जहाँ वित्त विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, वहीं
इसके जो अन्य पैरामीटर्स हैं वित्त विधेयक के, उनके संबंध में दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। यानी सीनेट चाहे तो वित्त विधेयक जो प्रतिनिधि सदन से पास होकर आता है उसमें आवश्यक संशोधन कर सकती है। अब ये जो प्रोविजन है सीनेट की शक्ति का वित्त विधेयक के संबंध में, वह भारत में नहीं है। भारत में यदि लोकसभा किसी वित्त विधेयक को पास करके राज्यसभा के पास भेजती है और राज्यसभा यदि उससे असहमत होती है तो लोकसभा उसकी असहमति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और यहाँ तो टाइम बाउंड और है कि यदि राज्यसभा उस वित्त विधेयक को 14 दिन के अंदर नहीं लौटाती लोकसभा को तो वह विधेयक स्वतः ही पारित समझा जाता है। तो यहाँ वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति बिल्कुल नील है। लेकिन अमेरिका में हालांकि वित्त विधेयक प्रस्तुत प्रतिनिधि सदन में किया जाता है, लेकिन उसमें संशोधन का पूरा अधिकार सीनेट को भी है। किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए सीनेट का सहयोग और सहमति दोनों आवश्यक है, क्योंकि सीनेट के सहयोग और सहमति के बिना कोई भी विधेयक अमेरिका में कानून नहीं बन सकता है। ये अमेरिकी सीनेट की बहुत बड़ी शक्ति है, आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। वित्त विधेयक के संबंध में भी एक तरह से वह प्रतिनिधि सदन के समान ही शक्तिशाली है, क्योंकि विधेयक रखना कोई मायने नहीं रखता। विधेयक में संशोधन की जो शक्तियां हैं वो सीनेट को प्रतिनिधि सदन के समान ही प्राप्त हैं, जबकि यहाँ भारत में इस प्रकार की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कई मामलों में कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सदन से भी अधिक होती हैं। समान तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें सीनेट की शक्ति अधिक नजर आती है हमें प्रतिनिधि सदन की तुलना में। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि सीनेट की सहमति के बिना प्रतिनिधि सदन कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके अवरोध से राष्ट्रपति भी मात खा जाते हैं। यानी यदि सीनेट किसी मामले में नो कह दे तो वो प्रतिनिधि सदन कुछ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। तो सीनेट की शक्ति बहुत मायना रखती है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से इसको स्पष्ट कर सकता हूँ जो आगे आएंगे। कार्यपालिका के संबंध में सीनेट की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संधि समझौतों के विषय में होती है। यानी राष्ट्रपति बिना सीनेट की सहमति से कोई भी संधि या समझौता नहीं कर सकता किसी भी राष्ट्र के साथ। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी संधि या समझौता किया जाता है उसको सीनेट की सहमति मिलना आवश्यक है। यदि सीनेट उसे 2/3 बहुमत से स्वीकार नहीं करती तो फिर वह संधि और समझौते निरस्त समझे जाएंगे, अमान्य समझे जाएंगे, अवैध समझे जाएंगे। यानी सीनेट की सहमति राष्ट्रपति के प्रत्येक संधि समझौतों को होनी आवश्यक है। उदाहरण के लिए 1919 में सीनेट ने राष्ट्रपति विल्सन के द्वारा की गई वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था। यानी सीनेट चाहे तो किसी भी संधि को अस्वीकार कर सकती है, जैसा कि वर्साई की संधि के संबंध में सीनेट ने किया। और एक और महत्वपूर्ण शक्ति कि सीनेट अमेरिका को किसी भी राष्ट्र के साथ युद्ध के मामलों में प्रतिबंध लगा सकती है। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल होना चाहता था, लेकिन सीनेट ने उसकी इजाज़त नहीं दी और अमेरिका चाहते हुए भी उस विश्व युद्ध में शामिल नहीं हो सका। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति सीनेट के पास है। उदाहरण के लिए अमेरिका में संविधान लागू होने, यानी जो 1789 में संविधान लागू हुआ था, तब से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक सीनेट ने लगभग 173 संधियों में संशोधन किया है। यानी सीनेट इतनी पावरफुल है कि द्वितीय संविधान लागू होने से द्वितीय विश्व युद्ध तक, यानी 1939 तक उसने 173 जो संधि समझौते किए उनमें संशोधन किया है तथा 15 के करीब संधियों को उसने अस्वीकार कर दिया। तो आप इस उदाहरण से सीनेट की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि सीनेट कितनी शक्तिशाली है संधि समझौतों के मामले में और युद्ध संबंधी मामलों में। बहुत शक्ति इस संबंध में सीनेट के पास है।
तीसरी महत्वपूर्ण जो शक्ति होती है सीनेट के पास, वह है राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि करना। राष्ट्रपति जो भी नियुक्ति करेगा, किसी भी देश में राजदूत की नियुक्ति करना, या सचिवों की नियुक्ति करना, या वो किसी भी प्रकार की राष्ट्रपति अगर नियुक्ति करता है तो उसको सीनेट की सहमति मिलना आवश्यक है। यानी सीनेट उससे अगर सहमत नहीं होगी तो फिर वे नियुक्तियां वैध नहीं मानी जाएगी। इस पुष्टिकरण के लिए सीनेट के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी नियुक्तियों को सीनेट के द्वारा साधारण बहुमत से सहमति प्रदान की जाती है। सीनेट अपनी इस शक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। यानी एक तरह से राष्ट्रपति की शक्तियों पर लगाम लगाने का ये हथियार सीनेट के पास है कि वे राष्ट्रपति की किसी भी प्रकार की नियुक्ति को सहमति प्रदान करे या नहीं करे। सीनेट की तीसरी कार्यपालिका शक्ति विभिन्न विभागों के विरुद्ध आने वाली शिकायतों की जांच करना है। इसको चौथी शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक मैंने बीच में युद्ध के संबंध में निर्णय लेने की जो सीनेट की पावर है उसकी बात की थी। तो कार्यपालिका शक्ति विभिन्न विभागों के विरुद्ध आने वाली शिकायतों की जांच करना है। ये बहुत बड़ी ताकत है कि विभिन्न विभागों की जो शिकायतें आती है, जो जैसे अपने यहाँ लोकपाल लोकायुक्त जो विभागीय शिकायतों, विभागीय जो प्रमुखों के दायित्वों की जांच करने का एक बॉडी है, उसी प्रकार यहाँ सीनेट को ये शक्ति दी गई कि वो विभिन्न विभागों के विरुद्ध आने वाली शिकायतों की जांच कर सकती है। अमेरिका के, मैंने इसका जिक्र पहले भी किया कि युद्ध में सम्मिलित होने के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सदन के समान ही शक्तियाँ प्राप्त है। कि युद्ध में सीनेट की सहमति बिल्कुल प्रतिनिधि सदन के समान आवश्यक है। तो ये मोटे तौर पर मैंने 4 जो शक्तियाँ सीनेट की आपको बताई है, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब बात आती है कि सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, तो फिर उसमें सीनेट की इन सभी महत्वपूर्ण शक्तियों की चर्चा करना, विस्तार से इनकी व्याख्या करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आज के इस व्याख्यान में आपने सीनेट की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों को जाना, समझा, और इसी कारण ये सीनेट की एक अनुपमता है, एक ये उसकी विशिष्ट शक्ति है, जिसके कारण उसको विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है। यानी सबसे पावरफुल जो उसको द्वितीय सदन विश्व का कहा जाता है। तो ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। और इसके संबंध में यदि आपको कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप या पर्सनल फ़ोन कॉल से संपर्क कर सकते हैं और उसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस व्याख्यान के संबंध में मैंने एक असाइनमेंट भी बनाया है, जिसको हल करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये जो असाइनमेंट है वह सीनेट की प्रमुख कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में है कि कौन कौन सी कार्यपालिका शक्तियाँ सीनेट में निहित हैं, उनका आपको वर्णन करना है। और इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सीनेट की कौन सी न्यायिक शक्तियाँ हैं, या सीनेट की चुनाव संबंधी शक्तियाँ कौन सी है, या सीनेट की अन्य जो शक्तियाँ हैं जिसके कारण सीनेट को विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है, उसके संबंध में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान से सुना और समझने का प्रयास किया। थैंक यू।